मनाली के छोटे से एयरपोर्ट की बाहर की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनीका से पूछा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसे सुनकर अनीका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़ी तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भाव के धीरे से कहा, अनीका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कन्फ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनीका क्यों बताया होगा, लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनीका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ में बोर्ड को दिखाते हुए कहा, तुम अनीका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना। अब तक कुणाल भी अनीका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने टैक्सी की अब तक कुणाल भी अनीका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ रही थी, इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भिजवा दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। कुणाल की बात सुनकर अनीका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी चलने के लिए कह दी। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने से निकल गई। 2 पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर का हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर से कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछा कर और मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि कौन सी होटल में रुकी और उन्हें सुन, बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनीका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टैबलेट गेम में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़के जीन्स, स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनीका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनीका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनीका के फ़ोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनीका ने बिना फ़ोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनीका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। होटल का बेलबॉय अनीका का इंतजार पहले से कर रहा था। अनीका के आते ही बेलबॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली की शानदार होटल में रुकना पसंद कर रहे थे। बेलबॉय ने अनीका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पर है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेलबॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनीका से कहा, मैडम इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं, एक आपका और दूसरे हमारे होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का। वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पर पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही अनीका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के बाकी फ्लोर से ज़्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना अनीका ने शायद अपने घर में भी महसूस ना किया हो। अनीका के रूम के पास जाकर बेलबॉय ने कार्ड से दरवाज़ा अनलॉक किया। वो कार्ड अनीका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम में बिजी थी। अनीका रिया को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया। प्रेसिडेंटियल स्यूट एक काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और एक बड़ी सी बालकनी जहाँ से पूरी मनाली का नज़ारा देखा जा सकता था। यह प्रेसिडेंशियल सूट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनीका को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थककर बिस्तर पर सो गई थी। अनीका प्यार से इसे चादर उड़ा रही थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनीका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फ़ोन आ रहा था। अनीका की आवाज़ से कहीं रिया जाग न जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनीका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन उठाई।
जैसे अनिका ने फ़ोन उठाया तो गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, अनिका, वाइट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़ी शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। ये कहते अनिका ने फ़ोन काट दिया। न जाने क्यों अनिका काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ जैसा बिहेवियर किया हो, आखिर वो था तो अनिका के पापा ही, जिनसे अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट का आने का इंतजार करने लगी। अनिका के फ़ोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फ़ोन आया। अनिका ने पिक किया तो राजलक्ष्मी ने कहा, अनिका का हाल पूछते ही, मैडम, आशा करती हूँ कि आपकी फ़्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना, आपका रोज़ कंपलसरी 8 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए बोली, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फ़ोन किया जो पिछले 1 महीने से रोज़ बताती आई हो, या आज कोई नहीं बताने के लिए फ़ोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम, वो फिर से वो बिजनेस टाउन रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में हैं, तो मैंने सोचा कि अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बुजुर्गों का चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हम इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली के आगे पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद में अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूँ, मैंने सुना है रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफ़ी डेशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम, और इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफ़ी लड़कियां सिर्फ उनसे बात करने को मर मिटने को तैयार होती हैं, और आप हैं कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहते हैं और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो। रोहित का फोटो भेजूंगी। अनिका समझ गई थी राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम्हें डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी हाँ, डॉक्टर अमृता के चेहरे से कोई नहीं जानता है, यहाँ तो सिर्फ मैं अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फ़ोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हाँ, रोहित की फ़ोटो भेजूँगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठ गई होगी और जब उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा इसलिए ऐसी खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी। ठीक है, चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी लिफ्ट वापस आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर से एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना। हाँ मम्मा, बिल मिस यू एंड मम्मा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और अनिका की लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरा का दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? अनिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम में सामने वाले रूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था वो आदमी, और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का CEO रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो? आर्यन, जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल अनिका ने बात की थी,
उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच तो बात वो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब में सबसे मज़ेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन था और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था, लेकिन आर्यन की नज़रें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी आकाश से उतरा हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से आर्यन को आवाज़ देते हुए कहा, आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा था। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और चुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत सोचकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फ़ोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। तो वो देखना चाहता था कि अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आ गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर दंग रह गया। आर्यन एक बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पाता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वहीं आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर जो 6 साल पहले तक खंडर जैसा था, लेकिन अनिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचों के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आती अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहाँ यंग लड़के लड़कियां अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामनी। कामनी यानी अनिका। गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। अनिका ने आवाज़ की दिशा में घूमा तो देखा कि लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और इसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी यही कहोगी? तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ अनिका दीदी बहुत सुंदर है। हाँ अनिका दीदी सबसे ज़्यादा सुंदर है। कामनी के हाथों में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेली को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही कि ये मोटी मुझसे ज़्यादा सुंदर है। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगा ना। जमीन पर प्रीति दबी कुचली आवाज़ में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस बात पर कामनी तो दिल मिला उठी, यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरे बॉडी को, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी हूँ। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। कामनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी को और मुझ में ज़्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका के फोटो को जला। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामनी ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? कामनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामनी के वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा दिए। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, तुम हार गई हो तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी ना। तो ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हारी
इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया। तुम बसे ये जूस पीना है। लेकिन जैसे प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया तो कामनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबोचा और कामनी ने प्रीति को ज़बरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता। यह हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामनी की चीख निकल गई। बिन माँ की अनिका को बचपन से साची बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति ने तो मानो अनिका की कजिन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ रही थी कि इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी वक्त से उसकी सहेलियाँ उस मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी और इन सब की लीडर थी कामनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स में कामनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उससे पहले ही कामनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर जब वापस जमीन पर पटक दिया। अनिका ने कामनी के हाथ से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब तक शुरू ही नहीं हुआ है। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अब उनकी अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इस आंखों को, इस आवाज़ को पहचानती थी। वो समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई और ये सब देखकर कामनी शॉक्ड थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कल की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट एंड फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कहानी के अगले एपिसोड के लिए अगर आपको सुनना चाहते हो, इंटरेस्ट है तो आप हमें कमेंट करें।